तो ये भी लग रहा था कि 50 के अंदर रैंक आ जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं उम्मीद किए थे कि रैंक 1 हम होंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे करें, कितना करें और कहाँ से करें, इसके लिए थोड़ा बता दीजिए। तो इस बात से बहुत दुख हुआ कि हमने मेहनत भी किया, मेरा आया भी, बट हो नहीं पाया। मेरा भी नहीं हुआ था हमें भी यही लगता था कि इस बार तैयारी अच्छी थी, हो गया। नेक्स्ट बार अब जॉब करते वक्त उतना अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हो सकता है प्री हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमें भी डर लगता था। बट हमने कहा कि अब हमें, हमारे पास फिर से तैयारी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो आज की सेशन में हमारे साथ हैं चंदन कुमार जी, जो कि एसएससी जेई 2022 में इनका रैंक 1 आया है। और लास्ट ईयर भी इनका अच्छा स्कोर था, बट कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया सिलेक्शन, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके मुझसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ये हमारे ज्वाइन है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे आप टेलीग्राम पे द चार्ज बुक सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, और उसमें भी आप लोग डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं जो भी डाउट होता है। इनफैक्ट काफी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और वहां से बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आप भी उठाइए। तो चलिए कनेक्ट करते हैं चंदन जी को और उनकी स्ट्रेटजी और जर्नी के बारे में जानते हैं। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया, बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर? घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो, या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। तो पीडब्ल्यू आपको ऑफर कर रहा है अशोका बैच सिर्फ 2,499 रुपीज़ एंड इंजीनियर्स बैच सिर्फ 2,499 रुपीज़। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल्ड डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो चंदन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। आप बताइए कैसे हैं? भी अच्छे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। तो अब बताइए, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका नाम कहाँ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, साथ मैं ही साथ स्कोर वगैरह बता दीजिएगा। मेरा नाम चंदन कुमार, हम गया बिहार से बिलोंग करते हैं। मेरा हाई स्कूल तितोइया से हाई स्कूल तितोइया से किया है, 10th 2017 में। उसके बाद हमने डिप्लोमा 17 से 20 सेशन जीपी पॉलिटेक्निक पटना 7 गुलजार बाग से किया। और इस बार एसएससी जेई में आपका स्कोर क्या रहा? इस बार मेरा स्कोर प्री में 145.08 और मेंस में 277 मार्क्स, यानी टोटल जोड़ करके 422.08 मार्क्स मेरा रहा। बहुत बहुत बधाई। साथ में रैंक आपका क्या रहा? मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 था इस बार। इससे पहले 2020 वाले में भी हमने क्वालिफाई किया था, बट उसमें प्री में अच्छे मार्क्स ना होने की वजह से हमें सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिल पाया था, CWPRS मिला था। उसमें भी मेरा मेंस में मार्क्स अच्छे थे, 253 मार्क्स थे, बट प्री में जस्ट क्वालिफाई किए थे, इस कारण से सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिल पाया था। उसमें एक और भी इशू था कि ओबीसी का सीट घटा दिया गया था, जिस वजह से भी ओबीसी का कट ऑफ ऊपर चला गया था। नहीं तो पिछले बार भी सीपीडब्ल्यूडी हमको मिल सकता था। वो तो पिछले बार आपका कितना था प्री में मार्क्स? क्या? पिछले बार प्री में आपका कितना प्री मार्क्स में था? मार्क्स, हाँ। प्री में 138.5 था, यानी जो मार्क्स ओबीसी का। का कट ऑफ था वो 138 था, और मेरा मार्क्स 138.5 था, यानी जस्ट हम क्वालिफाई किए थे। यहाँ से लोग समझ सकते हैं कि जस्ट क्वालिफाई करने से भी आप लोग मेंस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर में आपका 253 था, बट ओबीसी में सीट कम था, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 4 ही सीट हमको याद है कि सीपीडब्ल्यूडी में ओबीसी के लिए था। हाँ, 20 से घटा करके 4 कर दिया गया था, जिसके कारण कट ऑफ जनरल से 20 नंबर ऊपर चला गया था लगभग। हाँ।
तो आपका जैसे मेंस में भी काफी अच्छा स्कोर दोनों साल रहा है, और प्री में भी आपने इस हम्म। बार पेपर टफ होने के बाद भी आपने काफी अच्छा स्कोर किया 145। हमको लगता है कि अगर प्री का भी स्कोर देखा जाए तो आप टॉप 10 के अंदर ही होंगे, या फिर 20 के अंदर तो बिल्कुल होंगे। इसमें ये ऑल इंडिया रैंक जो दिखाता है रैंक आईक्यू रैंक। पे, उसमें हम अपना रैंक देखे थे तो मेरा रैंक 37 दिखा रहा था। तो मान के चल सकते हैं लगभग सारे लोग देख ही लेते हैं उस पे रैंक हम। और सारे एग्जाम में देखे हैं, जैसे पीजीसीआईएल हो या डीएफसीसीआईएल हो या किसी में भी देखे हैं, यूपीआरवीएल, सारे में जो रैंक देखे हैं लगभग रैंक वही रहता है। तो 37 था, तो मान सकते हैं 50 के अंदर ही रैंक रहा होगा प्री में भी। वही वो बात है कि मैकेनिकल का पिछली इस बार भी प्री में ज्यादा स्कोर हुआ था, तो उसकी वजह से उन लोग का 150 प्लस बहुत लोग थे। इलेक्ट्रिकल में टॉप 20 के अंदर आते हैं। हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि जैसे आप डिप्लोमा करके आपने मेंस में दोनों साल इतना अच्छा स्कोर किया, तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन काफी अच्छा होगा। तो डिप्लोमा के जितने भी हाँ स्टूडेंट से नंबर। मैं जितना स्टूडेंट से मेरा बात हुआ है, सब लोग का यही डाउट रहता है कि सर न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे करें, कितना करें और कहाँ से करें, तो इसके लिए थोड़ा बता दीजिए। न्यूमेरिकल सबसे पहले अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बीड वाली बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय वीके मेहता, ये जो आता है इसको शुरू से मतलब एक बार पढ़ना चाहिए। शुरू से एक बार पूरा पढ़िए। शुरू से एक बार पढ़ने में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज लगे थ्योरी का, उसको लाइन मतलब टिक आउट कर दीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल में हम क्या करते थे, शुरू में तो एक आध बार पूरा न्यूमेरिकल पढ़े, मतलब पूरा बुक पढ़े तो उसमें सारे न्यूमेरिकल देखें, हम्म। सारे न्यूमेरिकल देखें। लेकिन अब जब सेकेंड राउंड पढ़ेंगे या थर्ड राउंड पढ़ेंगे, क्योंकि बीड वाली इतना अच्छा बुक है, मतलब आपका जितना अच्छा बेसिक होगा तो आगे का आपका कोई भी चाहे मशीन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें बहुत हेल्प मिलता है। तो हम जब फर्स्ट राउंड पढ़े थे तो पूरा अच्छे तरीके से एक बार पढ़े। उसके बाद थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट लगा उसको मतलब मार्कअप कर दिए। न्यूमेरिकल भी पहली बार पढ़े तो पूरा पढ़े। अब दूसरी बार पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि शुरू के, जैसे मान लेते हैं कि एक कराने के बाद में 10 न्यूमेरिकल दिया है, तो शुरू के 3 न्यूमेरिकल स्किप कर दिए। उसके बाद चौथा पांचवा देखे, तो चौथा पांचवा देखे तो हमको देख करके ये समझ में आ गया कि हाँ ये चीज दिया हुआ है, ये चीज निकालना है। जैसे हमारा क्या रहता है ना कि हर एक न्यूमेरिकल को नहीं बनाते हैं। अब देखें कि ये चीज दिया हुआ है, इसमें ये चीज निकालना है, तो माइंड में कैलकुलेशन हो गया कि हाँ ये चीज दिया हुआ है, ये चीज निकालना है, तो इस हिसाब से ये निकाल देंगे, उसके बाद यहाँ से ये निकाल देंगे। तो हाँ देख लिए हाँ प्रोसेस सही है, फिर उसमें बनाया हुआ तो रहता है, सोल्यूशन दिया हुआ रहता है, देखे कि हाँ यही सोल्यूशन किया हुआ है। तो हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए उसको हम नहीं करने जाएंगे, जैसे देखे कि हमारा प्रोसेस सही था, हम उसको भी आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से और फिर लास्ट के एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो हमारा इसमें ये रहता है कि आप शुरू को स्किप कर दिए, लेकिन जो लास्ट में जैसे लास्ट में जैसे होता है न्यूमेरिकल, तो लास्ट बढ़ते बढ़ते उसका वो होता है क्वालिटी बढ़ती मतलब जाती लेवल है। बढ़ते जाता है। तो आप हाई लेवल का क्वेश्चन को कर देते हैं, इसका मतलब लो लेवल का क्वेश्चन आपसे तो बन ही जाएगा। तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मेरा जनरली टाइम बचाने का यही रहता है कि हाई लेवल के क्वेश्चन को कर दें और लो लेवल के क्वेश्चन को छोड़ दें। अच्छा, तो वीके मेहता का बुक जो बेसिक वाला है, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला है, उसको पूरा ही करना चाहिए लोगों को, बेसिक कंप्लीट करना है। हाँ। तो बहुत अच्छा है। तो मेरा भी मानना ये है कि बेसिक आपका कंप्लीट नहीं है ना, तो आप बार बार फिर से वही चीज को बार बार दोहराइएगा, पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, लेकिन आपको कुछ याद वाद नहीं होगा। याद करना तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को समझ सकते हैं, और वो फंडामेंटल क्लियर करने के बाद ही हो हम्म। सकता है। अच्छा, तो हाँ ये अच्छा, बात सही है। अब हमको आप बता दीजिए कि जिस दिन रिजल्ट आया था और उसमें भी रैंक 1 आपने जब देखा, तो आपका क्या रिएक्शन? उम्मीद किए थे, जैसे प्री में भी मेरा मार्क्स जो कट ऑफ था उससे 20 मार्क्स ज्यादा था। उसके बाद मेंस भी दिए थे तो एग्जाम अच्छा चला गया था, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे। उसके बाद में जो भी था मिला रहे थे बाहर आकर के, तो सही ही आ रहा था सबका आंसर। तो उम्मीद किए थे कि इस बार हो जाएगा। जैसे पिछला बार भी तो अच्छा ही गया हम्म। था मेंस, बट नहीं हो पाया। तो इस बार उम्मीद किए थे कि हो जाएगा, प्लस प्री में भी अच्छे मार्क्स है, तो ये भी लग रहा था कि 50 के अंदर रैंक आ जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं उम्मीद किए थे कि रैंक 1 हम होंगे। अच्छा लगा। ये बहुत बढ़िया। और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा मम्मी पापा का भी रिएक्शन अच्छा था। ऐसे मतलब बहुत ज्यादा इस फील्ड में उन लोगों को जानकारी है नहीं, तो सिर्फ हम उनको ये बताया कि ये जो एग्जाम दिए थे
उनको बस ये पता था कि ये एग्जाम जो है, तो इसमें जो रिजल्ट होगा, जो हम कर रहे हैं जॉब, उससे बेहतर है। तो उनको बताया कि हाँ, जो ये एग्जाम दिए थे इसमें भी मेरा हो गया, तो लोग बहुत खुश हुए। अच्छा, तो जॉब का बात आपकी। भैया को बताया था, हाँ, बताइए। सिर्फ भैया को बताया था कि हम ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो वो ही बधाई दिए। तो जैसे आपने जॉब का भी जस्ट बात किया, तो सबको मैं बता दूं कि चंदन जी ऑलरेडी यूपी आर्मिनल में काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वहाँ का जो कल्चर है और यहाँ के कल्चर में कुछ आपको डिफरेंस लग रहा है, क्यों आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर प्रमोट होकर हम चले जाएं सीपीडब्ल्यूडी में। जैसे यहाँ है, रिमोट एरिया काफी रिमोट है, वहां जाएंगे तो हमें मेन सिटी में रहने को मिलेगा। तो यहाँ का बाकी सारी चीजें ठीक है, बट रहने का यहाँ सुविधाएं जो है वो थोड़ी कम है। तो शुरू से ही मुझे मन था कि मेहनत कर करके सीपीडब्ल्यूडी में जाना है। उसका जहाँ भी मिलेगा तो लोकेशन अच्छा रहेगा, जॉब लोकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आप फिर काम करेंगे, उसका एक अलग फील होता हाँ, है। इससे पहले हम पावर ग्रिड में भी 3 महीने काम कर चुके हैं। उसके बाद पावर ग्रिड में PGCIL 1 हो गया, SR2 हो गया, ये DFCCIL, IGCR और UPRVNL। उसके बाद SSC JEE 2020 वाला में ये CWPRS मिला था, और SSC JEE 2022 में ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है। तो जो भी एग्जाम दिए लगभग सारे में रिजल्ट हो ही गए हैं। इसका सिंपल सा नियम हमको जैसा आपने बताया, लग रहा है कि आपने जो बेसिक है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से किया, इसीलिए जो भी आप दे रहे थे एग्जाम वो सब क्रैक होते ही जा रहा था, या फिर बाउंड्री पे आप रुक जा रहे थे। क्या? मतलब आपने जो अपना प्रिपरेशन जब भी स्टार्ट किया होगा, जब भी पढ़ाई की होगी, तो अपने बेसिक्स पे ज्यादा आपने वर्क किया, इसीलिए जल्दी जल्दी आपका सारा ही एग्जाम निकल रहा था, जो भी एग्जाम आप दे रहे थे। हाँ, तो ये सेमेस्टर के दौरान से ही हम, जैसे क्या होता है ना हमारे यहाँ बिहार में, हम्म, लोग कोचिंग करने जाते हैं। हम्म, तो कोचिंग में क्या होता है कि एग्जाम से 1 महीने पहले छुट्टी दे दिया जाता हम्म, है सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए। तो उम, उस छुट्टी के दौरान हम सेमेस्टर का तैयारी ना कर करके अपने, मतलब जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होता है, RK राजपूत, VK मेहता, ये सब बुक से हम ऑब्जेक्टिव सोल्व किया करते थे। प्लस में जब हम 5th सेमेस्टर में चले गए थे, तो हम्म, बीच बीच में जब भी संडे को टाइम मिलता था या फिर इस दौरान भी, तो हम शॉर्ट नोट्स वगैरह बना करके उसके बाद में हम SSC JEE का प्री का जो 200 मार्क्स का होता है उसका, ये टेक्निकल पोर्शन जो 100 नंबर का होता है उसको हम सोल्व किया करते थे 5th सेमेस्टर से ही। तो उस समय से ही मेरे इसमें अच्छे खासे मार्क्स आते थे, 80 से 85 मार्क्स आ जाते थे मॉक टेस्ट में। टेक्निकल पोर्शन में। और मान लेते हैं शुरू में नहीं आता था, तो कुछ पोर्शन जैसे मैग्नेटिज्म है, तो मैग्नेटिज्म हम लोग को पढ़ाया नहीं गया था क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमेशा पूछ रहे हैं। तो हम खुद से पढ़ करके, BEE से खुद से पढ़ करके हम मैग्नेटिज्म को अपना स्ट्रॉन्ग किए। तो जो भी पोर्शन छूट जाता था उसको खुद से पढ़ करके अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते थे। यही करना ही है, मतलब कि मेन प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करना है कि वहां से क्या क्या आ रहा है, उन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेना। हाँ, प्रीवियस ईयर से ये होता है ना कि आपको पता चल जाता है कौन सा पेपर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उस हिसाब से हम अपना तैयारी को बूस्ट करते थे। जैसे हम वहां पढ़ते थे तो हमको एक चीज समझ में आ गया था कि कुछ हो या ना हो, हर एक एग्जाम में आपको बेसिक से, सिर्फ बेसिक से लगभग 40%, 35 to 40% क्वेश्चन आते ही आते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेसिक में बहुत सारा चीज आ जाता है। जैसे बैटरी हम लोग के सिलेबस में नहीं है, सेमेस्टर के सिलेबस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग का सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में मैग्नेटिज्म का पूरा पार्ट नहीं है। तो ये सब सारा चीज खुद से करना पड़ता है, और हमने भी खुद से ही किया था। तो ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था बेसिकली एसएससी जेई का। हाँ, दूसरा अटेम्प्ट था। मुझे तो पहला अटेम्प्ट में भी आपने फोड़ा, और सेकंड वाला में तो पूरा ही खेल खत्म कर दिया। तो हम्म। हमको बताइए कि पहली बार आपका मार्क्स आया था 138 लास्ट ईयर, और इस बार 145, तो 138 आया था हाँ, ना। तो इन दोनों के बीच में आपने, जैसे पिछले साल आपका नहीं हुआ, तो पहले तो आपको बहुत बुरा लगा होगा, तो उस फेज से आपने कैसे निकला, क्योंकि इस साल भी बहुत काफी बुरा। लोग
काफी लोग हैं जिनका 1 मार्क से भी नहीं हुआ है, बहुत लोग का क्लोज नहीं हुआ है। तो उन लोग के लिए थोड़ा एक बता दीजिए कि आप किस फेज से गुजरे, उस टाइम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे। सबसे पहले पहली बात, जब पिछली बार नहीं हुआ तो बहुत बुरा लगा, और उसका कारण ये था कि हमने अपनी तरफ से पूरा मेहनत किया और उसका रिजल्ट आया भी। हमारा रिजल्ट नहीं हुआ तो वो एक तरह से अगर देखें तो कहीं ना कहीं विभाग उसमें हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर दिया, क्योंकि सीट घटा करके डायरेक्ट 20 से घटा करके 4 कर दिया। अगर 20 से घटा कर 4 नहीं करता तो नॉर्मल सी बात है कि जनरल का कटअप से ओबीसी का कटअप नीचे रहता। बिल्कुल जनरल का बिल्कुल। कटअप था 383, मेरा मार्क्स था 391, और ओबीसी का कटअप चला गया 405। तो इस बात से बहुत दुख हुआ कि हमने मेहनत भी किया, मेरा आया भी, बट हो नहीं पाया। दूसरी बात, जिन लोगों का इस वर्ष नहीं हुआ उनके लिए सजेशन, मेरा भी नहीं हुआ था तो हमें भी यही लगता था कि इस बार तैयारी अच्छी थी, हो गया। नेक्स्ट बार अब जॉब करते वक्त उतना अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हो सकता है प्री हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमें भी डर लगता था। बट हमने कहा कि अब हमें, हमारे पास फिर से तैयारी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तो हम फिर से तैयारी करने में लग गए, अपना जो भी सेट प्रैक्टिस वगैरह सारा चीज करने लगे। तो फिर से एक मोशन में आ गए, मतलब मेरा तैयारी फिर से एक मोशन में आ गया और फिर से कॉन्फिडेंस आने लगा। तो जिनका नहीं हुआ है उनको यही सलाह देंगे कि आप भी फिर से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। और इस बार कीजिए तो इस बार आप कोशिश कीजिए कि प्री में, मतलब टारगेट रखिए कि आपका कटअप से 10 नंबर 15 नंबर ऊपर रहे। अगर टारगेट ऊपर रखेंगे तो मोस्ट प्रोबली प्री में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो फिर मेंस में आपको मतलब थोड़ा कम मार्क्स भी रहेगा तो जाकर के आगे मेंटेन हो जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि ठीक है। आपने फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आपका नहीं हुआ तो, और फिर धीरे धीरे हम्म। मोशन में आने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया। तो बहुत लोग का भी, जैसे मेरा हाँ 3-4 लोग से भी बात हुआ है जो बोल रहे हैं कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी था, इसके बाद फिर क्या होगा, कितना वैकेंसी आएगा। तो क्या आपको भी लास्ट ईयर ऐसा लग रहा था कि यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी था जो हम मिस कर चुके हैं। हाँ, हमें भी ये लगता था। उसका कारण ये था क्योंकि हम उस समय एग्जाम्स दे रहे थे, तो उस समय मेरी तैयारी, मुझे ऐसा लगता था कि इस समय मेरी तैयारी काफी अच्छी है। सारे एग्जाम्स में रिजल्ट हो रहे हैं। अब हम जॉब में आ गए, जॉब में आने के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो हमको ऐसा लगता था कि स्टेबिलिटी आ जाने के बाद हो सकता है उतना मेहनत ना हो पाए, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो नेक्स्ट बार। बट इस बार सिर्फ जो मेरे पास नॉलेज था उसको सिर्फ मेंटेन किए हुए रहे बहुत ज्यादा। अगर देखा जाए इस बार, तो हम इस बार बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किए। मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे, कभी मतलब यही 2 से 4 घंटे के बीच में मेरा पर डे पढ़ने का वो रहता था, बहुत ज्यादा नहीं रहता था। तो जिनका नहीं हुआ है वहां तक पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर अच्छी खासी नॉलेज और टैलेंट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो उनका लेवल है उसको बस मेंटेन भी रखेंगे और लगातार तैयारी करते रहेंगे तो थोड़ा अपग्रेड भी होगा। तो नेक्स्ट बार पूरी संभावना रहेगी कि उनकी हो जाएगी। वैकेंसीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो आना होगा वो आएगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे नहीं आपका सोचना टाइम ही चाहिए। वेस्ट होगा। तो हाँ, अब बात, नेगेटिव चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कि एसएससी जेई को लेके आपकी जो स्ट्रेटजी थी। प्री प्री का बात करते हैं। प्री में 3 सेक्शन होते बेसिकली। एक हुआ आपका टेक्निकल हम्म। पोर्शन, दूसरा हुआ जीके जीएस, और तीसरा रीजनिंग पोर्शन। तो तीनों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से प्रिपेयर करते थे और कितना टाइम देते थे। एसएस जेई में टोटल 500 मार्क्स के होते हैं, तो प्री 200 मार्क्स का होता है और मेन 300 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले तो मेन आपका जो स्टार्टिंग में आता है वो प्री ही आता है। और प्री में टेक्निकल में सारे लोग लगभग सम अराउंड 70 से 80 के बीच में मार्क्स लाते हैं। हम्म। ये मेन प्री में मेन रिजल्ट उसका होता है, मतलब मेनली वो लोग स्कोर कर पाते हैं जो ननटेक पे ध्यान देते हैं। ननटेक में रीजनिंग हो गया और जीके जीएस 50 नंबर का हो गया। तो रीजनिंग के लिए हम बताना चाहेंगे कि टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक में आप हर 2 दिन पर, 2 या 3 दिन पर एक सेट मारिए रीजनिंग का। वो सेट किसी भी चीज का हो सकता है, टेक्स्ट बुक पे सेट की कमी नहीं है।
जैसे आप मार सकते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए जो रीजनिंग का पार्ट है उसका मार दीजिए। अगर उससे भी आपको घट गया है टेस्ट मारते मारते और मारना चाहते हैं तो आप रेलवे का कोई भी सेट उठा करके मार दीजिए। मतलब रीजनिंग का को अपग्रेड करने के लिए एक मेरे हिसाब से एक ही मात्र तरीका है, वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से आपका मतलब वो स्पीड बढ़ते जाएगा। अब जो यहाँ आप स्पीड बढ़ाएंगे टाइम जो घटेगा और इसका जो टाइम बचेगा वो आप टेक्निकल पोर्शन को दे सकते हैं। अब बात रह गया रीजनिंग, और ये रीजनिंग में और भी कुछ अगर जो पार्ट नहीं बन पा रहा है उसके लिए आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब का रीजनिंग के लिए हम कोई स्पेसिफिक चैनल फॉलो नहीं किए थे। अब बात आ जाती है जीके जीएस का, तो जीके जीएस में एक आता स्टैटिक और एक आता है करंट अफेयर। तो स्टैटिक के लिए हम बहुत सा चैनल को देखे तो बहुत सा चैनल पे हमको जो सब्जेक्ट जहां से अच्छा लगा वहां से उस सब्जेक्ट को उठा लिए। जैसे बायोलॉजी के लिए हम खान सर के ऑफिशियल चैनल पे 26 को वीडियो है, उसमें मतलब अच्छा खासा बता दिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो 26 वीडियो, हाँ, उसमें हम इसलिए उसको प्रीफर किए क्योंकि कम समय में अच्छा कंटेंट मिल गया है। जैसे अगर किसी का कोर्स लेंगे, खान सर का ही कोर्स अगर लेंगे आप बायोलॉजी का, तो हो सकता है 150-200 रुपये में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। बट उसमें 150 वीडियो 100 वीडियो रहेगा तो आपको उतना करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम उसको प्रीफर किए थे। 26 वीडियो का लेक्चर था लेकिन उसमें अच्छा खासा कंटेंट था। एक दो प्ले लिस्ट होगा, एक जूलॉजी करके होगा और एक बोटनी करके होगा। एक में 18 वीडियो होगा, एक में 26, एक में 18, एक में 8 वीडियो होगा। उसके बाद आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए क्रेजी जी के ट्रिक्स सही है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी क्रेजी जी के ट्रिक्स सही है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए स्टडी वाइन्स ऑफिशियल करके एक चैनल है, वाइन्स VINES, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल। स्टडी वाइन्स, इसका इंडियन ज्योग्राफी बहुत, हाँ, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल। इसका इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर जैसे नदी को समझाया है बहुत अच्छा से। उसके बाद में पॉलिटी, पॉलिटी के लिए न है, 8 घंटे का उनका क्रैश कोर्स है, वो बहुत अच्छा है। और इसके बाद आ जाता है ये इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमी के लिए अफरीन अहमद करके एक है, उनका 10 घंटे का एक क्रैश कोर्स है, वो हमें बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद में आ जाता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर हम शुरू में इनका गौरव सर का डेली देखते थे 1 घंटा, जब हम मतलब कोई जॉब नहीं हुआ था, जब गया में रहते थे तब। लेकिन यहाँ आए तो हमें लगा कि डेली 1 घंटा करंट अफेयर के लिए निकाल पाना संभव नहीं है, तो हमने उनका छोड़ दिया और मंथली देखने लगा। जैसे जलजला का हो गया मंथली, या गौरव सर का ही 6 मंथ पे एक आता है, एक साल भर पर आता है, उसको देख लिए। फिर एक एसपीडी का बुक आया था, तो उस बुक को ले लिए और उस बुक में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज जैसे जो भी 2-3 चैनल का देखे तो हर एक जगह पर जो आ रहा है उसको मार्कअप करते चले गए। और एक और जो स्टडी वाइन्स ऑफिशियल बताया, उसमें भी करंट अफेयर में जो भी इवेंट होता है, जैसे मान लेते हैं ओलंपिक हुआ, तो ओलंपिक से ही एक वीडियो बना दिए और उसका PDF दे देते हैं, तो वो भी हमको काफी अच्छा लगा। और करंट अफेयर में मतलब पहले हम 1 घंटा डेली देते थे सुबह सुबह गौरव सर के लेक्चर के लिए, अब इधर हम मंथली देखने लगे। तो दोनों का अनुभव मेरा ये रहा कि डेली 1 घंटा देना मेरे लिए मतलब समय की बर्बादी। अब मतलब हम ये कह सकते हैं, किसी को सजेशन देंगे तो 1 घंटे डेली देखने के लिए हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मंथली ही देखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका समय भी बचेगा और सही रहेगा। बिल्कुल। मार्क्स 1 नंबर कहीं से भी लेना है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स दे रहा है। और करंट अफेयर पढ़ लेना बड़ी बात नहीं, उसको रिवाइज हाँ करना जरूरी है। और इजीली जहां से मार्क्स आ सकते हैं वहां से हाँ। गैदर करते जाओ। और हम्म। तो जैसे आपने गौरव सर का और नाम बोला तो स्टैटिक पे, हाँ, स्टैटिक बताइए। स्टैटिक पे मेरा वो रहता है कि स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैटिक एक बार तैयार कर लिए तो वो हर जगह पर आपको काम देगा। और करंट अफेयर पे आप मतलब 10 नंबर का पूछ रहा है तो बहुत ज्यादा भी झोंक देंगे, डेली 1 घंटा दे रहे हैं सुबह, उस केस में भी आप 7 नंबर ला पाएंगे, 7 या 8 नंबर ला पाएंगे। आप कम ध्यान भी देंगे तो 5-6 ले ही आ पाएंगे, तो 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। यही आप स्टैटिक पे जोर देते हैं तो
मान लेते हैं 2 मार्क्स का ही डिफरेंस आएगा, लेकिन ये डिफरेंस आपका हर एक एग्जाम में रहेगा, 2-3 मार्क्स का डिफरेंस हर एक एग्जाम में आपको आएगा। बिल्कुल। तो ये गौरव सर, आप गौरव गर्ग सर की बात कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू वाले? नहीं नहीं, गौरव ये सुबह एक 1 घंटे का कराते हैं, जोधपुर। कौन सा कोचिंग है उनका? उत्कर्ष क्लासेस? ये राजस्थान के हैं, उत्कर्ष क्लासेस। अच्छा अच्छा। और जैसे, बट अब उनका 6 महीने और साल भर का ही फॉलो करते थे। अच्छा, और अब बताइए कि जो आपका जो टाइम टेबल हुआ करता था ज्वाइन करने से पहले, जॉब ज्वाइन करने से पहले लास्ट बार का, वो कैसा हुआ करता था प्रिपरेशन के टाइम में? प्रिपरेशन के टाइम में जनरली 6-7 बजे जनरली उठ जाते थे। उसके बाद में आधे घंटे के लिए, या कभी हो सकता है घूमने चले गए तो 1 घंटे के लिए हम्म। घूमने चले जाते थे, ग्राउंड था। उसके बाद में आकर के 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ते थे। फिर अपना खाना बना करके खाते पीते बच जाता था 12। 12 से फिर 3-4 घंटे पढ़ते थे। फिर शाम को कहीं निकल गए थोड़ा घूमने के लिए, पास में ही, ताकि हम्म। माइंड फ्रेश हो जाए। फिर शाम को खाना वाना बना करके, मतलब 8-8:30 बज गया, फिर उस समय 1.5-2 घंटा पढ़ लेना है। और रूटीन मेरा कभी आगे पीछे भी हो जाता था, फ्लेक्सिबल था। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा डायनेमिक रहना भी चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रह के कोई मतलब नहीं है, फिर आपको डिमोटिवेशन ही मिलेगा कि हम कुछ किए भी नहीं, और कभी एग्जाम में फेलियर मिला तो आप ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। हाँ, और इसमें मतलब इंटरटेनमेंट के लिए हर एक संडे को एक मूवी तय था मेरा कि संडे को एक मूवी देखना ही देखना है। और बीच बीच में इंटरटेनमेंट के लिए कुछ समय निकालना भी जरूरी होता है, ताकि मतलब अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो एक समय के बाद आपका हम्म। मतलब दिमाग रिफ्रेश नहीं हो पाएगा, तो वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो अब पहले बात करते हैं कि चंदन जी का एक यूट्यूब चैनल भी है, काफी दिन पहले इन्होंने बनाया था, बट स्टडी और जॉब को लेके ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट अब ये कंटिन्यू करेंगे, और ये वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है तो इसके बाद टेस्ट सीरीज रिवीजन और मेंस का जो डिस्कशन है वो उस वीडियो में होगा, और वो वीडियो चंदन सर के चैनल पे जाएगा। ठीक है? तो सर चैनल का नाम बता दीजिएगा। चंदन कुमार CPWD ठीक है, और चैनल का नाम है। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं इसे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपके लिए ये खड़े हैं, काफी मेहनत करके इन्होंने यहाँ तक ये पहुंचे हैं। लास्ट ईयर का फेलियर देखने के बाद भी बहुत लोग यहाँ पे छोड़ देगा अपना प्रिपरेशन, बट इन्होंने प्रिपरेशन नहीं छोड़ी, लगे रहे, उसको मेंटेन करते रहे, क्योंकि इनका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका था। तो चंदन जी, यहीं पे इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट फिर से दूसरे वीडियो में करते हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 के लिए आप लोग चंदन सर के चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है?